वे तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुंडा सामने से उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा, वह एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ना जाने क्या हुआ और मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वे अपाहिज, वह गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शौक नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदय घात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वे तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत है और जीवन के प्राण हरण करना ही उसका काम है, क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता। वह सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन तभी उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, मेरे मित्रों का मौत अगर निश्चित था तो तुम शुरू से ही मेरे पीछे क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने समझने का समय ही नहीं है। अब ये बताओ, मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर परेशान ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र के मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होंगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद, आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात ये है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से ये तय हुआ, महाराज, पंडित की बात अगर सही है तो पंडित की मौत निश्चित है, लेकिन मौत तो तभी होगी जब पंडित दूसरों के राज्य पे जाएगी। हम ऐसा करते हैं, पंडित के दूसरों के राज्य पे जाने ही नहीं देंगे। सो पंडित के लिए महल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वे स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। सो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उस पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए।
लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वे स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा कर नींद की बेहोशी में ही राज्य के सीमा से बाहर दूसरे राज्य के सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वे दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक और उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरे और स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बेहद क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसके सुनने वाला कौन था? मंत्री, इस अपराधी को फांसी पे चढ़ाया दिया जाए। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं कब और कैसे आपके राज्य में पहुंच गए और सीधा आपके शयन कक्ष में चला गया। लेकिन आप इतना सोचिए कि जब मैं आपके राज्य में प्रवेश कर गए तो आपकी कोई भी पहरेदार मुझे रोका क्यों नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और वो होने जा रहा है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीना की पूरी कहानी बता दी। महाराज, किसी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा की उपस्थिति में राजा के कक्ष में रानी के बगल में सो जाए? क्या ये आत्महत्या नहीं है? जरा आप ये तो सोचिए, मैं किसी भिन्न राज्य से आकर आपके कक्ष में आपकी रानी के बगल में सो गया। क्या मैं ये नहीं जानता कि इस अपराध के लिए मुझे मृत्युदंड मिलेगा? फिर मैं दूसरे राज्य से आत्महत्या करने के लिए यहाँ क्यों आई? देखो पंडित, तुम्हारी बात अगर सही है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता, लेकिन ये बात अगर झूठ निकली तो आज सचमुच तुम्हारी मृत्यु होगी। सिपाही, जल्दी से जाओ, दूसरे के राज्य से ये समाचार लेके आओ, ये पंडित जो कह रहा है सही है या गलत। कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इसे अंतिम बार इसके चयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा किए। सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। सभी खुश थी कि ना तो पंडित मरेगा,
ना राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे से ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें, ये चाहे जितने उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर रोज डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। धन्यवाद।